हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये है पॉलिटिक्स बनाम इंस्टीट्यूशंस। यानी कि हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसका स्तर इतना गिर चुका है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। यानी कि आप पॉलिटिक्स में पहले भी कभी भी आदर्शवाद की बात कभी नहीं हुई कि भाई आप एक आइडियलिज्म की तरीका से पॉलिटिक्स को देखते थे, लेकिन आप ये जरूर मानते थे कि एक सैंक्टिटी जो है, एक पवित्रता जो है वो होनी चाहिए, और थी भी, है ना। आप देखिए, जो एक अपोजिशन हो या फिर सत्ता में बैठे हुए लोग हों, उनके जो अपने संसद के अंदर जिस तरीका से उनके बीच में संवाद होते थे, वो विवाद नहीं होते थे, क्या थे संवाद, और एक कंटेंट लोगों को सोचने के लिए मिलता था जिसमें पॉलिटिक्स से लेकर के हिस्ट्री और कल्चर आदि आदि होते थे। लेकिन आज हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इस तरीका से गिर चुकी है कि आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो व्हाट इज द डेमोक्रेसी, आपके मन में आता हो कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी सिर्फ वो नहीं है जो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए आदि आदि, लेकिन वास्तव में डेमोक्रेसी किसी देश की उसके इंस्टीट्यूशंस के अंदर बसती है। यानी कि एक होती है सरकार, यानी कि आप जानते हो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका है असलियत में वह डेमोक्रेसी है। यानी कि असलियत में देखा जाए तो जो सरकार है वो किस में बसती है, वो इंस्टीट्यूशंस में बसती है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं आज भारत के अंदर आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे तो वो संवैधानिक संस्था हो या फिर वो गैर संवैधानिक संस्था हो या फिर वो अर्ध संवैधानिक संस्थाएं हो। हर व्यक्ति, यानी कि चाहे तो वो पब्लिक के अंदर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आज हम बात पॉलिटिक्स की कर रहे हैं तो हम पॉलिटिक्स की ही करेंगे। यानी कि संस्थाएं उनके लिए अच्छी हैं जो सत्ता में बैठे हैं, और संस्थाएं उनके लिए खराब हैं या फिर पिंजरे के तोता हैं जो अभी विपक्ष में हैं। यानी कि ये जो मानसिकता है ये आज जो है उस स्तर पर आकर खड़ी हो गई है कि आज हमको सोचने के लिए विवश हो रहे हैं कि वास्तव में जो ये लोग शोर मचा रहे हैं कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, क्या वास्तव में वो ही डेंजर है क्या डेमोक्रेसी के लिए। आइए देखते हैं मसला क्या है। आपने न्यूज में देखा होगा कि किस प्रकार से झारखंड के अंदर ईडी के जो अफसर हैं उन पर एससी एसटी एक्ट के तहत कुछ मामले दर्ज हुए। अब ये मामले दर्ज क्यों होते हैं, उसके पीछे की सारी पॉलिटिक्स आज मैं आपको समझाऊंगा ये है क्या मसला। मसला ये है कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जाता है, अकॉर्डिंग टू जो वेरियस न्यूज क्लिप्स और वेबसाइट्स, वो व्यक्ति जाता है ईडी के ऑफिस में, और आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या जो जांच के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ये जो ईडी के ऑफिस है वहां पर मिलते हैं। तो एक व्यक्ति जाता है और वो व्यक्ति जो है उस पर है लगभग 20 करोड़ रुपए का जो है एक तरीका से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप है। अब ये जब वहां पर जाता है, ऐसा वो बताते हैं, जो ये अफसर है वो भी बताते हैं, न्यूज क्लिप भी बताती हैं। वो जाता है और जाकर के वहां पर वो अपने आप को ही हिट करना शुरू कर देता है गिलास से। यानी कि जो जग रखा हुआ था, एक जार था वहां पर गिलास का, उसमें पानी भरा हुआ है, उससे खुद को हिट करता है और कहता है कि मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यानी कि केस उसने खुद बनाया। अब जैसे ही ये होता है तुरंत जो है, यानी कि आपको ये पूरी एक साजिश दिखाई जाएगी कि किस प्रकार से जब एक पॉलिटिकल हित जो है इतने हावी हो जाएं कि वो राष्ट्र के और राष्ट्र के हितों से टकराने लगे। एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कि मैं जेल ना जाऊं, इसलिए अगर एक राज्य के खुद नेता जो है ये सब करा रहे हैं तो समझिए कि वास्तव में डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरा है। मसला जो है आप समझ गए होंगे, मैंने जो आपको बताया है, वो हिट करता है और हिट करने के बाद में ये सारा केस बनता है और पुलिस इतनी तत्कालिक कार्रवाई करती है कि वहां जाकर के ईडी के जो अफसर हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार जैसे ही करती है, आप जानते होंगे हमारे यहां तो कानून व्यवस्था भी है, तो कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो जाते हैं हाई कोर्ट तुरंत, और हाई कोर्ट क्या करती है कि उन दो जो अधिकारी हैं, जो दोनों अधिकारी थे ईडी के, उनको क्या कर देती है, बेल करती है। और साथ ही साथ जो ईडी ऑफिस है जहां पर ये सब, क्योंकि जब लफड़ा होगा तो जो झारखंड पुलिस है वो ईडी के ऑफिस में भी घुस जाएगी और वहां से जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये आगे जाके प्रूव करेंगे कि भाई ये जो मुख्यमंत्री हैं ये वास्तव में इन्होंने जो, क्योंकि आप जानते होंगे ना उन पर एक, वो अभी जेल से भी आए हैं, तो उन पर ये चार्जेस बनते हैं या नहीं बनते हैं, उनको डिस्ट्रॉय, या एक तरीका से सोचिए कि जो जांच के जो दस्तावेज हैं उनके साथ छेड़खानी का जो है, ये एक बताया जा रहा है कि उसके साथ छेड़खानी का एक मामला बनता है। और पुलिस जाती है तुरंत ईडी के ऑफिस में घुस जाती है और डिस्टॉर्ट करना शुरू करती है और उनको पकड़ करके ले जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये सारा मामला जो है, उनकी जो पूरी ऑफिस जो है, इसकी सुरक्षा का मामला स्टेट पुलिस से हटा करके जाकर के सीआईएसएफ को दे दिया है, और उन दोनों व्यक्तियों को जो है बेल भी दे दी है, क्योंकि उन पर आरोप लगे थे। किसके तहत मामला दर्ज किया गया, एससी एसटी एक्ट के तहत। एससी एसटी एक्ट जहां की नॉन बेलेबल। अब सोचिए यार, अफसर जो है अगर इस तरीका के कानून उनको बाधित करेंगे तो फिर तो आप समझिए कि भाई आपने एक होली काव बना दिए हैं कि भाई इस जाति पर आप हाथ नहीं डाल सकते, नहीं तो आप एससी एसटी एक्ट लगा देगा। ऐसा चलेगा क्या देश?
क्या ये चलेगा? अरे आप इसे वेपनाइज क्यों कर रहे हैं यार? ये सुरक्षा के लिए कानून है, ना कि इसको जो है आप वेपनाइज करो। क्योंकि अगर आप इस तरीका से करते हैं, एक तो इसकी जो अपनी जो सुरक्षा है, ये जो एक्ट है, इन पर आप देखोगे तो जो इनका कन्विक्शन रेट है वो 2.3 या 2.1 के करीब है। आप सोचिए कि कन्विक्शन रेट इतना कम है, तो इस पर वैसे ही सवाल उठ रहे हैं कि यार इसका जो दुरुपयोग है बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर दुरुपयोग होगा तो इसको जो जाकर संसद में बाद में इस पर समस्या आएगी, लोग रोड पर आएंगे। तो जो मामला है वो मैंने आपको समझाया। अब जो सारा मामला आपको समझ में आ गया, होता क्या है, ईडी का यही जो आरोप है कि ईडी के अनुसार आरोपी जो है वो बुलाया नहीं गया था। क्यों? जो आरोपी है वो कह रहा है कि मुझ पर कॉल की गई थी, बल्कि आरोपी पर कॉल कभी भी करके कभी भी ईडी बुलाती नहीं है। तो एक तो उसकी ये बात झूठ है। उन्होंने कहा कि वो खुद आया, आने के बाद में उसने क्या करा, जो मैंने आपको बताया वो सारा कार्य उसने करा। हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को जो है खिलाफ चल रही पुलिस जांच को तुरंत रोक लगा दी और दोनों व्यक्तियों को जो है छोड़ दिया बाहर। और अब जो सीआईएसएफ है, जो ईडी का ऑफिस है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको दे दी गई है? सीआईएसएफ को दे दी गई है। कोर्ट की टिप्पणी यह है कि छापेमारी पूर्व नियोजित लगती है। यानी कि छापेमारी क्या है? पूर्व नियोजित लगती है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पुलिस की कार्रवाई को जो है एक सोची समझी साजिश बताया। क्यों बताया? याद रखिए क्यों? क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उनका समय आ रहा है, जो उनको बेल मिली थी वो पूरी हो रही है। तो अब हो सकता है कि उसको लेकर के ऐसा लोग ये कयास लगा रहे हैं, ये जो वेबसाइट से दावा कर रही हैं कि हो सकता है उससे लेकर के ही ये जितने साक्ष्य हैं उनको जो मिटाने की साजिश रही हो। ये सारा का सारा जो बनाया हुआ एक तरीका से एजेंडा है। क्लियर है? झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। ईडी अफसरों के खिलाफ पूरी जांच पर रोक लगा दी गई है। सीआईएसएफ को जो है वो दे दी गई है इसकी जिम्मेदारी की ईडी दफ्तर की जिम्मेदारी अब आपकी है, आप सुरक्षा करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार के 7 दिन के भीतर ही जवाब दाखिल करने का जो है कहा कि भाई आपने इतनी तुरंत कार्रवाई जो की है, वैसे तो पुलिस इतनी जल्दी कार्रवाई करती नहीं है, तो हमें आप जवाब दीजिए। अब बात आती है गृह मंत्रालय को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है। जो भी ये मामला दर्ज हो चुका है तो गृह मंत्रालय भी इसमें एक पक्षकार है। आगे कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी यह है कि पुलिस की कार्रवाई जो है ऐसा लगता है कि पहले से ही प्री प्लान्ड है, यानी कि ये एक बनाया हुआ ही केस है, ऐसा वो मानता है। ईडी का यानी कि जो हाई कोर्ट है। राज्य पुलिस का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं। अब देखना जांच स्टे। अब है ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि प्रतीक शुभम है, आप जानते होंगे, ठीक है, के खिलाफ एफआईआर पुलिस कार्रवाई तुरंत रोक दी गई है। क्यों रोकी गई? आप जानते होंगे कि भाई इनको अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर ये जांच कर ही नहीं पाएंगे ना, समझिए। सुरक्षा कवच सिक्योरिटी। कोर्ट ने माना कि झारखंड पुलिस जो है ईडी की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब हम ईडी की जो सुरक्षा है वो सीआईएसएफ को दे दी गई है। अब उनको जैसे बताया मैंने कि राज्य सरकार को जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है कि बताइए कि ये जो है सारा का सारा 15 दिन के अंदर आप हमें इस पर बताइए सब कार्य कैसे हुआ। व्यक्ति जो है जो गया है उसका नाम है संतोष कुमार, आप जानते होंगे, जैसे मैंने बताया। कर्मचारी है ये कि जल निगम में, इस पर 20 करोड़ जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसी के एवज जो है ये सारा का सारा ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया। अब ऐसा लोग अनुमान क्यों लगा रहे हैं कि क्रिएट किया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो वकील हैं उनका आप रेट जानते होंगे किस प्रकार के। कपिल सिब्बल जैसे जो वकील है एक एक सुनवाई के जो करोड़ों करोड़ रुपए चार्ज कर देते हैं, ऐसे वकील जो है इसमें आकर के खड़े हो गए हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति जो कर्मचारी है उसके लिए इतने बड़े वकील, आप सोचिए यार, अब अंदाज मैं तो लगा नहीं पा रहा। आप सोचिए फर्जी बिलों को जरिए जो है लगभग 2.17 करोड़ अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए। 18 महीने जेल में रहने के बाद फिलहाल जमानत पर जो है बाहर है। यह व्यक्ति भी जेल में रहा है, याद रखना। यही वह व्यक्ति है जिसने ईडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया। इसने कहा कि ये मुझको बुलाए हैं और बुला करके मेरे साथ मारपीट की है, जबकि उन्होंने कहा कि हमने ये बुलाया ही नहीं, ये खुद आया है और आकर के इसने खुद ही जो है अपने आप को हिट करना शुरू कर दिया। ईडी दफ्तर में मेरे साथ मारपीट हुई, ऐसा उसका मानना है। लेकिन संतोष कुमार का दावा है कि पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया। उसने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारियों ने उसको जो है बदसलूकी की, ऐसे। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई फोन करके हम बुलाते ही नहीं है। अब आप समझिए एसटी एक्ट की मारपीट धाराओं के तहत ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ, जो मैंने अभी शुरू में आपको बता दिया, इसी शिकायत के आधार पर डीएसपीओ और एयरपोर्ट थाना प्रभारी जांच के नाम पर ईडी दफ्तर में घुस जाते हैं। और वो पहले से प्री प्लान था कि भाई स्टेट पुलिस अंदर जाएगी और उस तरह के जो दस्तावेज हैं उनके साथ ये सब कुछ करना है। संदेह के घेरे में पुलिस की सुपरफास्ट कार्रवाई, यानी कि स्टेट पुलिस जो है इस तरीका की इतनी तुरंत कार्रवाई करती नहीं है। लेकिन इस केस में ऐसा क्यों होता है, इसी के आधार पर भी लगाया जा रहा है कि भाई तुरंत घटना होती है। 2 दिन के बाद जो है एफआईआर कराई जाती है, वो भी एसटी एक्ट के तहत। तो बात यह है कि 2 दिन तक क्या कर रहे थे, क्या प्लानिंग थी, ये भी है। ईडी हाई कोर्ट पहुंच जाती है और ईडी को जो है तुरंत ही क्या मिलता है, फैसला आता है और 17 तारीख को ये सारा काम हो जाता है। आमतौर पर झारखंड पुलिस इतनी तेजी से काम नहीं करती, और झारखंड छोड़िए किसी भी स्टेट की पुलिस इस तरीका से कार्य नहीं करती है। झूठ का पर्दाफाश, फोन पर बुलावा। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि ईडी ने मुझे फोन करके बुलाया, जबकि ईडी किसी को भी फोन करके बुलाती ही नहीं है। क्लियर?
प्रतिक्रिया क्या है, वही प्रोसीजर क्या होता है, ईडी कभी भी फोन पर सम्मन नहीं भेजती है। यह एक आधिकारिक प्रक्रिया है जो मेल यानी ईमेल या फिर डाक के द्वारा भेजी जाती है। जब भी ईडी आपको नोटिस देती है तो या तो ईमेल करेगी या फिर पोस्ट भेजेगी ताकि आपको बुलाया जाएगा। क्लियर है। अब है चूंकि संतोष कुमार, जिनका नाम वो आरोपी जो आरोपी है अभी तो जेल काट गए हैं, आरोपी हैं, ठीक है, जमानत पर था और ईडी का कहना है कि उसने बुलाने का कोई शेड्यूल भी नहीं था, वह जबरदस्ती दफ्तर में घुसा और घुसने के बाद जैसा मैंने बताया ये एक जग रखा हुआ था वाटर का और इसको ही अपने आप पर हिट करने लगा, इसको मार करके तोड़ देता है वहां पे, ठीक। और ये शीशे का जग है जो मैंने आपको पूरा बताया है। सीसीटीवी में ये सारी की सारी जो क्रिया है वो कैद हो जाती है, ठीक है, सच्चाई सामने आ चुकी है। हाईकोर्ट की टिप्पणी कार्रवाई प्रथम दृष्टया ये जो है दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है। ऑब्जर्वेशन क्या है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस द्वारा ईडी दफ्तर की जो कार्रवाई है वो प्री प्लान्ड लगती है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। अब नतीजा वो ये, कोर्ट ने माना है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है बल्कि ऊपर के आदेश का जो है पालन कर रही है। ऊपर का आदेश समझ रहे हैं क्या है, ऊपर का आदेश है सीएम के लिए बोला जा रहा है। क्लियर है। सैंक्शन 54F यानी कि जो कानून है अपना पीएमएलए एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, इसकी जो सेक्शन है 54F, ये क्या कहता है, ये कहता है कि 54F के तहत स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियां ईडी की सहायता करनी होती है। लेकिन यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि उसके कार्य में बाधा डाली जा रही है, ऐसा देखने के लिए यहां पर मिल रहा है। अलर्ट वही है कि पुलिस को जो है ईडी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, बाधा डाली जा रही है। अब बात आता है अधिकार क्षेत्र का कि भाई ये वास्तव में इनका अपना अधिकार क्षेत्र था या नहीं था। केंद्रीय एजेंसियां काम में दखल देना राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण माना जाएगा। तो राज्य पुलिस जो है उसके अधिकार क्षेत्र में एक तरीका से क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। अब बात वही आती है हेमंत सोरेन की जो बेचैनी क्यों है, मैंने आपको जैसा बताया है, वो सोच रहे थे कि एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक में लगाऊंगा और इससे जो है दोबारा से वही हम जो है इसको बदनाम कर देंगे ईडी को, और ईडी अपना न्यूज में आ जाएगा और हमारी जो अभी ये जो हमारे ऊपर कार्रवाई होने वाली है, जो हाई कोर्ट से समन आया हुआ है, जेल जाना पड़ेगा, हम इससे बच निकलेंगे। लेकिन हो ना सका और वही बात है कि अब जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वो भी इसके अंदर शामिल हो गई है और आने वाले समय में, अभी तक तो शायद ये बच भी सकते थे, लेकिन इन पर कार्रवाई जो है होने वाली है। अब मुझ पर केस करोगे तब भी हम तुम्हारी अफसरों पर केस करेंगे, या क्या है, ये राजनीति नहीं है क्या है, आप मुझ पर केस करोगे तो मैं आपके अफसरों पर केस करूंगा। ये डराने की जो कोशिश है। और वैसे आप सोचिए, जिस अलायंस का ये हिस्सा है, वैसे कहते हैं कि संविधान बचाओ। आप संविधान क्या बचाओगे, डेमोक्रेसी का मैंने आपको शुरू में बताया, डेमोक्रेसी तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर बसती है। अगर आप इंस्टीट्यूशंस को ही आप खोखला करोगे, उनकी कार्य प्रणाली पर संदेह करोगे, तो आप डेमोक्रेसी पे ही संदेह कर रहे हो। डेमोक्रेसी कहीं और नहीं लटकी हुई है, कहीं कहीं किसी तिजोरी में बंद नहीं है डेमोक्रेसी। क्लियर। बंगाल मॉडल की नकल वही है कि अब क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, बंगाल के अंदर जो है, चाहे का बंगाल हो, तमिलनाडु हो, यानी कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां के नेता जो हैं वो ये मानते हैं ये हमारी बापौती है, यानी कि ये स्टेट हमारा है। आप देखो मुंबई के अंदर वो दोनों भाई सोच रहे हैं कि ये स्टेट हमारा है, मराठी मानुस और ये सब कुछ। अरे भाई, ये सब इस देश के लोगों का है, आपका नहीं है। ये डेमोक्रेसी। अब यार आप सोचिए कि यहां पर कोई राजा महाराजा चल रहे हैं क्या? क्या आपके बापोती है ये कि आप जाएंगे तो आपका बेटा, वो जाएगा तो उसका बेटा, ये नहीं चलना है यहाँ पे। बल्कि डेमोक्रेसी है, आप इसका सम्मान करना सीखिए। डेमोक्रेसी सिर्फ शब्दों में नहीं होनी चाहिए, आपके एक्शंस में भी दिखनी चाहिए, आपके कैरेक्टर में भी दिखनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, इससे मायने नहीं रखता। अब ये जो अपनी बापोती समझ रहा है कि ये स्टेट तो मेरा है, मेरे बाप ने भी राज करा, मैं भी करूंगा, इससे बाहर निकलना चाहिए। और हमको अगर डेमोक्रेसी की वास्तव में इज्जत करनी है या उसको बचाकर रखना है, तो हमको इसके जितने भी जो ट्रीट्स होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से बात नहीं चलेगी। कोयला घोटाला, वही जो मैंने बताया कि कोयला घोटाले में अंदर गए हैं दोनों राज्यों में केंद्रीय एजेंसियां जो है, जिस तरीका से बंगाल के अंदर भी यही होता है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है उनके प्रति एक तरीका से ये कि भाई ये आएंगे तो बाहरी लोग हैं, ये वो। तो ये जो देखने के लिए मिल रहा है तभी होता है कि ये जो है हमारा स्टेट है, ये सब बाहर नहीं है। भाई ऐसा कैसे, कोई अलग देश है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने की थी ना टिप्पणी कि भाई क्या अलग देश से आए हो। तमिलनाडु के लिए बोला था कि भाई अगर आपके यहां पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है, क्या किसी अलग देश से हो क्या आप? तो वहां पे भी खुलने चाहिए। देखना आरोपी के पीछे कौन बड़े वकील की फौज खड़ी है। इससे और भी बनता है कि भाई 20 करोड़ का जो घोटाला हुआ है और मारपीट करने वाला जो पक्ष है उसके बचाव के लिए कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील जो है, जिनकी फीस इतने लाखों लाख रुपए होती है, उनको ला करके खड़ा किया गया है। पैटर्न वही दिखाता है जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल के अंदर जो है करती हैं कि भाई ये बाहरी है, उसी तरीका से दिखाने का प्रयास है कि भाई हम तो अपने स्टेट के लिए कर रहे हैं, जैसे कि इनका जो है ये बापौती है। इतना महंगा और हाई प्रोफाइल लीगल सपोर्ट कहां से आ रहा है, ये बात देखने के लिए
ये है और ये सारी की सारी जो बातें हैं एक राजनीतिक एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फाइलों की चोरी, वो जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है ये मकसद हो कि ईडी के ऑफिस जाना है और जो सबूत हैं उनको जो है जो कॉन्फिडेंशियल है उनके साथ छेड़खानी करनी हो। वही है, हजारों करोड़ का घोटाला का मामला है। आशंका वही है जैसे मैंने बताया कि डर पैदा करना और मौके पाकर जो है फाइलों को साथ कोई छेड़खानी करनी। अगर पुलिस सफल हो जाती तो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो भी सबूत थे उनके साथ जो है छेड़खानी हो सकती थी। पुलिस रोब दिखाने की कोशिश वही है कि भाई हमारे पास पुलिस है, तो उसको दिखाने की जो कोशिश है वो चलने वाली है नहीं। विश्वास की कमी, हाईकोर्ट ने पुलिस से सुरक्षा छीनकर जो है जैसा आपको बताया है कि सीआई सबको दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी वही है कि भाई देखो राज्य सरकारें ऐसा करेंगी तो जो है एक तरीका से क्योस हो जाएगा और अगर ये होता है तो अनारकी आ जाएगी, एक तरीका से अराजकता फैल जाएगी, उससे हमको जो है बचना होगा। निष्कर्ष अगर आप देखोगे तो यही बात आती है, कानूनी प्रावधानों के साथ खिलवाड़ और एजेंसियों के डराने की जो कोशिश है ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हमें बर्दाश्त नहीं होने वाली है। भविष्य वही है, ईडी पर अब सीधे मजबूती से अपना पक्ष रखेंगी और कोर्ट में जो है जिस तरीका से ये सब किया गया है इससे आने वाले समय में जो सीएम है उनकी और भी ज्यादा शक्ति उन पर बढ़ती जा सकती है। तो मेरा मानना है कि हमें अपने कानूनों की, अपने जो देश के संविधान की, इनका हम सम्मान करें, सिर्फ बात ना करें कि भाई संविधान बचाएंगे कि ये बचाएंगे वो बचाएंगे। इंस्टीट्यूशन का सम्मान करो, जो जांच है अगर आप निष्पक्ष हो। इतना तो देखो भ्रष्टाचार है, सब कुछ है इस देश में, फिर भी एक बात जरूर है कि जिस पदों पर ये लोग बैठे हुए हैं इनके साथ तो न्याय होने वाला है। आम गरीब लोग, हम तुम जैसे जो लोग हैं उनके साथ न्याय हो या ना हो, लेकिन जिस तरीका के इन्फ्लुएंशियल ये व्यक्ति हैं इनके साथ तो न्याय होगा, ऐसा तो मैं मानता हूं बिल्कुल। तो मित्रों आज के लेक्चर आपको कैसा लगा, और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको जो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, तो कि कमेंट करने से हमारी रीच बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही, आपने वीडियो यहां तक